नमस्कार। अ, मेरा नाम श्याम है और आज से हम 10th क्लास की जो हिस्ट्री है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। चूँकि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है, उनकी डेट आ चुकी है, समय आपके पास में बहुत कम बचा है। तो ऐसी स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चैप्टर के कांसेप्ट को समझ सकें और पहले चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपका ब्लूप्रिंट आरबीएससी ने दिया है, आपके बोर्ड ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्नों को भी देखते चलें कि अगर कहीं से छोटे प्रश्न आ रहे हैं तो उनकी प्रकृति क्या होगी और इससे चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस वो कैसे बनेंगे, उनको अपन साथ में सोल्व करते हुए चलेंगे और कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम अपना पहला चैप्टर। और चैप्टर आप जानते हैं, पहला जो है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये एक हिंदी मीडियम वाली क्लास है, एक मैं इंग्लिश मीडियम की भी बाद में रखूंगा। तो जिन बच्चों को केवल इंग्लिश मीडियम की देखनी है वो क्लास जो बाद में मैं डालूंगा वो देख सकते हैं। और अगर उनको समझ में नहीं आता है और ये हिंदी मीडियम की क्लास देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। कुल मिला के आपकी तैयारी होनी चाहिए। इस दिशा में बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। चैप्टर है, चैप्टर में आपके चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये हम यूजुअल के थ्रू जो ये चित्र हैं इनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक विचार का जन्म यूटोपियन सपने से साम्राज्यवादी हकीकत तक। पहले आपको बताया कि भाई विश्व में सभी देशों में जो प्रणाली थी शासन की वो राजतंत्रात्मक थी, जिसमें राजा का शासन होता था और जनता की भूमिका नहीं होती थी शासक के चयन में। लेकिन बाद में जब से फ्रांस की क्रांति हुई, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। और उस क्रांति के बाद में पहली बार डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसका विचार दुनिया के सामने आता है। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि एक चित्रकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियू। इन्होंने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से, फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार थे, 4 चित्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने एक सपनों के संसार की कल्पना की। यह पहला चित्र यूरोप और अमेरिका के लोगों की स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए एक जुलूस में दिखाया गया है। ये चित्र आपके सामने है, जिसमें ये चित्र दे रखा है और पीछे बहुत सारे लोग हैं जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, वो आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये चित्र ये दर्शाता है कि अब लोकतंत्र की स्थापना होगी और आगे आने वाला समय ऐसा होगा जब जनता का शासन स्थापित होगा। देखिए इसमें ये कैसा चित्र है, एक यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है कि एक कल्पना में होने वाला, जैसे कोई घटना है जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है, वो कल्पना लोक की एक घटना है। तो यूटोपियन सपने से साम्राज्यवादी हकीकत की तरफ की एक सपना देखा फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें लोकतंत्र जो है वो स्थापित होगा, राजतंत्र समाप्त होगा और जनता के शासन की स्थापना होगी। तो इन्होंने ये कल्पना की। फैक्ट के हिसाब से 1848 में फ्रांसीसी चित्रकार थे फ्रेडरिक सोरियू, उन्होंने ये चित्र बनाया। अब इसमें क्या है, एक तो है ज्ञानोदय की मशाल प्रतिमा के साथ में, एनलाइटमेंट है, तो वो आपको इधर इनके हाथ में दिखाई देगा, एनलाइटमेंट की टॉर्च या ज्ञानोदय की मशाल प्रतिमा के एक हाथ में, और मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र दूसरे हाथ में। जबकि ये इनके दूसरे हाथ में क्या है, मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसमें मनुष्य के जो नैतिक अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को सामने दर्शा रखा है कि भाई ये मनुष्य के मौलिक अधिकार हैं। और दूसरे हाथ में की एनलाइटमेंट का मतलब हो गया ज्ञानोदय की। अब ज्ञान जो है उसका उत्कर्ष हो चुका है और हमें इस बात का ज्ञान हो चुका कि मनुष्य के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। तो ये प्रतिमा में ये बताया है। आपके 1 नंबर में जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा आएगा आपके एमसीक्यू वाला, और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा आपके शॉर्ट टाइप आंसर वाला। तो साथ साथ हम ये भी देखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। ध्वस्त अवशेष, जमीन पर बिखरे निरंकुश संस्थानों के प्रतीक। और नीचे ये जो आपको अवशेष बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये किस बात के प्रतीक हैं? जो पहले राजतंत्र था, एटोक्रेसी थी, जो मोनार्की थी, यानी राजाओं का शासन था, उनके प्रतीकों, उनके जो संस्थान है उनको हमने तोड़ दिया है और वो प्रतीक नीचे के रूप में पड़े हुए हैं। तो ये आ सकता है कि ध्वस्त जो अवशेष है वो किसके उदाहरण है, वो क्या दर्शा रहे हैं? जमीन पर बिखरे निरंकुश जो संस्थान है, यानी जो राजाओं का शासन है, एटोक्रेसी या मोनार्की है, ये उसके प्रतीक है, ये उसको दिखा रहे हैं। आगे है राष्ट्रों का जुलूस। लोग अपने झंडों और राष्ट्रीय पोशाकों से पहचाने जाते हैं, जो राष्ट्र राज्यों के रूप में एकजुट है। एक नया टर्म आया है, राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य कि लोगों ने अपने देश के झंडे ले रखे हैं, अपने देश की वेशभूषा पहन रखी है, और यह दर्शा रहा है कि ये लोग एक पर्टिकुलर देश के लोग हैं और उन लोगों को उनकी पहचान, उनके झंडे, उनकी पोशाक के माध्यम से उनको पहचाना जा सकता है। तो ये सामूहिक पहचान के रूप में ये चित्र दिखाया गया है। कुल मिला के ये दर्शा रहा है कि अब लोकतंत्र स्थापित होगा और जो राजतंत्र है उसको हमने, उसकी सत्ता को समाप्त कर दिया है। चित्र 1848 में बनाया, किसने बनाया? फ्रेडरिक सोरियू ने। और ये किस बात की कल्पना थी कि अब प्रजातंत्र की और सामाजिक जो गणराज्य है उसकी स्थापना हो चुकी है। ठीक है, ये हमने देखा। इसमें और नीचे की तरफ अपन देख लेते हैं। यह पेंटिंग 19वीं सदी के राष्ट्रवाद के आदर्शवादी सपने का प्रतीक है। आदर्शवाद मतलब ऐसा जो हमारे लिए आइडियल हो कि ये एक अच्छी
जो मतलब प्रणाली है उसको हम स्थापित करेंगे। तो उस समय तक तो ये आदर्श था, वास्तविकता में तो राजाओं का शासन था, लेकिन ये कल्पना थी कि ऐसा समय आएगा, और ये फ्रेडरिक सोर्यू ने इसको लेके इस कल्पना को एक चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की, जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के पर जो आधारित दुनिया है उसको स्थापित करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति है, उसके 3 सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा, तो ये उसको दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्रांति से पहले का यूरोप 1700 पेन को ले लेते हैं अपन। तो आपके जो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसकी बात है कि क्रांति से पहले का यूरोप साम्राज्यों और राजतंत्रों का मिश्रण। 18वीं सदी के मध्य में यूरोप में वैसे राष्ट्र राज्य नहीं थे। राष्ट्र राज्य मतलब एक राष्ट्र जिसमें लोग उस राष्ट्र के नागरिक समझे खुद को, और एक सामूहिक पहचान के माध्यम से लोग जो है वो खुद को एक दूसरे से कनेक्ट करें। जैसे भारत है, हमारा देश है, हम सब भारतीय हैं, तो ये एक हमारी सामूहिक पहचान है। लेकिन 18वीं सदी में ऐसी पहचान नहीं हुआ करती थी, बल्कि एक राजा होता था, उसके शासन में चाहे दूसरे देश की सीमाएं भी आए तो वो जो सीमाएं उस देश के अलावा दूसरे देश की सीमाएं भी उसमें शामिल थी ना, तो वो पूरा एक तरीके से राजा का एरिया या राजा का राज्य प्रदेश कहलाता था। लोगों के अंदर उसके प्रति वो भावना नहीं थी कि ये हमारा देश है। ये भावना क्या कहलाती है कि ये हमारा देश है? ये भावना कहलाती है राष्ट्र राज्य, जिन्हें हम आज जानते हैं। वैसा राष्ट्र राज्य पहले नहीं था। ये क्षेत्र राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटा हुआ था। राजशाही मतलब वही राजाओं का शासन, डचियों मतलब जो वहां पे जो छोटे छोटे राजा होते थे उनका शासन, इनमें बटा हुआ था, जिन पर निरंकुश शासकों का शासन था। यह खंडित दुनिया में एक राष्ट्र का विचार क्रांतिकारी था। पढ़ते हैं हैब्सबर्ग साम्राज्य का उदाहरण। एक हम उदाहरण देख रहे हैं हैब्सबर्ग साम्राज्य का। यह कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड और बोहेमिया जैसे इलाके शामिल थे। लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जर्मन, इतालवी, मैग्यार, पोलिश, और उनकी कोई सामूहिक पहचान या साझा संस्कृति नहीं थी। कुल मिलाकर उनका आपस में वैसा जुड़ाव नहीं था नागरिकों का अपने देश के प्रति। एकमात्र यूनिफाइंग फोर्स सम्राट के प्रति निष्ठा थी, और सम्राट के प्रति किन लोगों की क्या निष्ठा है, उन लोगों को ही वो अपना साम्राज्य लगता था। बाकी लोग जो है अपना वो जीवन जीते थे, और राष्ट्र जैसा, देश प्रेम जैसा उनमें कोई फीलिंग उस समय सी नहीं, क्योंकि लोग समझते ही नहीं थे कि ऐसा होता है। चलो आगे देखते हैं। 1789 की गूंज, जब प्रजा से नागरिक का जन्म हुआ। प्रजा दर्शाया गया है राजा की प्रजा, और नागरिक दर्शाया गया है एक देश का नागरिक। यानी पहली बार ये जो भावना है वो हम देखते हैं जो फ्रांस में क्रांति होती है 1789 में, उस क्रांति से ये भाव आता है कि ये हमारा देश है और हम इसके नागरिक हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। जो आपका डेस्क वर्क दिया हुआ है, उन डेस्क वर्क में जो मतलब आपका जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है सरकार के द्वारा कि ऐसा पेपर आएगा, उसमें एक क्वेश्चन तो यही दिया हुआ है कि 1789 मतलब राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब होती है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति होती है। क्रांतिकारी बदलाव, इस क्रांति से क्या क्या बदलाव हुए? संप्रभुता का हस्तांतरण राजतंत्र से फ्रांसीसी नागरिकों के समूह को, कि उस समय आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि लुई 16वें का शासन था फ्रांस में, और निरंकुशवादी शासन था, राजा की मनमर्जी चलती थी, जनता से बहुत सारे टैक्स लेते थे। उस समय जनता को जो हमने बांट रखा था किसमें? 3 तरह के, उसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। 3 एस्टेट में हमने बांट रखा था, इनको बोलते थे हम जनरल एस्टेट। तो इसमें कौन लोग आ जाएंगे? जो चर्च से रिलेटेड हैं। सेकंड एस्टेट में जो लोग आएंगे जो राजा या अधिकारियों से रिलेटेड है, जिनको अपन कुलीन लोग बोलेंगे। और थर्ड एस्टेट में जो है कॉमन मैन, कॉमन लोग आ जाएंगे। तो उस समय क्या स्थिति थी फ्रांस में? इन दोनों स्टेट के पास में पूरे विशेषाधिकार थे और इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि इनकी संख्या कम थी। इनके पास जमीनें सबसे ज्यादा थी और इनके पास अधिकार हैं वो बहुत ज्यादा थे। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट यानी जो पादरी लोग थे उनके पास और जो कुलीन लोग थे उनके पास। फिर क्या है? कॉमन मैन, इनके ऊपर टैक्स की भी जिम्मेदारी थी और इनके पास में कोई विशेष अधिकार भी नहीं थे। और ये जो जनरल एस्टेट है यही डिसाइड करती थी कि भाई जो टैक्स है वो कौन देगा, और वो टैक्स किस पे थोप दिया जाता था? थर्ड एस्टेट पे। तो कुल मिला के जनता जो है वो टैक्सेस से बहुत परेशान थी, करों के बोझ से दबी हुई थी। तब क्या हुआ कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तब इस जनरल एस्टेट जो है, इसको जो 20 जून की टेनिस कोर्ट की ओथ होती है, 20 जून 1789 टेनिस कोर्ट की ओथ में जनरल एस्टेट को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा। तो पहले जनरल एस्टेट पावर था जिस पे कंट्रोल राजा का था, लेकिन अब पावर किसके पास आ जाएगा ये क्रांति होने के बाद? नेशनल असेंबली के पास में, जिस पर कंट्रोल किसका आ जाएगा? जनता का। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है अपना डिसीजन लेने की आजादी की। भाई जैसे हमारा देश एक संप्रभु देश है तो उसका मतलब है कि हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, बाहर से हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो संप्रभुता का हस्तांतरण हो गया, राजतंत्र के पास थी संप्रभुता, वो किनके पास आ गई? नागरिकों के समूह के पास आ गई।
फिर इंपोर्टेंट, ये 2 नंबर में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है और ये 1 नंबर में भी एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। सामूहिक पहचान का निर्माण, लोग आपस में एक देश के नागरिक होने के रूप में किन चीजों से जाने जाते हैं, किन चीजों से उनका आपसी लगाव होता है, तो वो है, एक शब्द आया उस टाइम पितृभूमि, ला पैत्री, और नागरिक, ला सिटियोन। ये फादरलैंड, जैसे मातृभूमि, पितृभूमि, जैसे ये हम भारत हमारा देश है, तो ये एक तरीके से एक भावना है कि हम इस देश के नागरिक हैं, ये हमारी जमीन है। तो एक तो ला पैत्री पितृभूमि, दूसरा ला सिटियोन, इसका मतलब है सिटीजन, नागरिक, कि हम इस देश के, इस आपकी क्या नाम है, जो पितृभूमि के हम निवासी हैं, यहाँ के नागरिक हैं। ये दो भावनाएं ऐसी थी जो लोगों को आपस में सामूहिक रूप से जोड़ती थी, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सेंस, आपसी पहचान के रूप में। नया तिरंगा झंडा, ट्राई कलर का एक नया तिरंगा झंडा जो है वो फहराया गया और उसको लोगों ने अपने झंडे के रूप में, अपने देश के झंडे के रूप में स्वीकार किया। नेशनल असेंबली का गठन हमने पहले देखा ही था कि नेशनल असेंबली का गठन हो गया, जनरल स्टेट की जगह एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई जो कि देश के प्रशासन को प्रॉपर तरीके से चला सके और समान कानून बने। क्योंकि फ्रांस में पहले ये स्थिति थी कि जो अलग अलग एरिया थे उनमें अलग अलग कानून चलते थे, अलग अलग नाप के जो हमारे मेजरमेंट करने के जो हमारे इकाई होती है, यूनिट होती है, वो भी अलग अलग जगह अलग अलग चलती थी। कानून बनाए गए बराबर, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को खत्म किया गया और भार और मापने के एक समान व्यवस्था की गई। भाई एक तो कानून सेम हो गए पूरे देश में, दूसरा क्या किया कि आपस में फ्रांस के ही एरिया में अगर आप आपस में व्यापार करोगे तो उन पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स लगेगा, तो उन टैक्स को खत्म किया गया ताकि आपस में व्यापार किया जा सके। तो उससे क्या होगा, उससे आपस में एक दूसरे के प्रति, एक राज्य से दूसरे राज्य के प्रति एक देश की भावना का विकास होगा कि हम इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में हम सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचेंगे तो उसमें टैक्स क्यों लगना चाहिए। भार और मापने का एक समान व्यवस्था, जो वेट है और जो मेजरमेंट है उसका भी, जो अलग अलग एरिया में अलग अलग उसका जो मेजरमेंट होता था उसको हमने क्या किया, एक समान कर दिया। मतलब फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा, साझा भाषा के रूप में बढ़ावा देना, और दूसरी कई भाषाएं भी वहां पे चलती थी, लेकिन राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंच को वहां की नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दी। चलो आगे चलते हैं। अब फ्रांस की जब क्रांति हुई तो एक ऐसा व्यक्ति तो हमारे सामने आता है जिसने उस समय पूरी दुनिया में फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे दूसरे देशों तक भी उसने पहुंचाए। हालांकि बाद में क्रांति की मूल भावना को दबा के वो खुद ही राजा बन गया, नेपोलियन, क्रांति का वाहक या विध्वंसक। वाहक इसलिए कहा जाता है कि क्रांति के विचारों को ये दूसरे देशों में गया, वहां आक्रमण किया, वहां से राजतंत्र को समाप्त किया, लेकिन अपने खुद के भाइयों, अपने परिजनों को वहां पे राजा बना दिया। तो एक तरीके से फ्रांस की जो विचार थे इनको दूसरे देशों में ये लेके गया, लेकिन बाद में खुद वहां पे राजतंत्र स्थापित करके उन विचारों को खुद ही तोड़ दिया और बाद में फ्रांस का भी ये राजा बन गया। देखो, नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस में प्रजातंत्र को नष्ट किया, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों को शामिल किया। फ्रांस की क्रांति हुई तो उसमें राजा के शासन को खत्म किया, जनता के शासन की स्थापना हुई, लेकिन बाद में नेपोलियन आता है, हम 9th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, और नेपोलियन आके प्रजातंत्र को खत्म कर देता है, खुद राजा बन जाता है 1804 में। लेकिन इसने कुछ बदलाव ऐसे किए जो सकारात्मक बदलाव थे और जिनका फ्रांस के लोगों पर लंबे समय तक के लिए उनका प्रभाव पड़ा, और आधुनिक कुछ चीजों की नींव भी नेपोलियन के प्रयासों से ही डाली गई। क्या है वो है 1804 में नेपोलियन ने एक कोड, एक कानून व्यवस्था, नागरिक संहिता स्थापित की, जिसको हम बोलते हैं नेपोलियन का कोड, नेपोलियन कोड, सिविल कोड। इसमें क्या व्यवस्था थी, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त। आपने देखा था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, उन लोगों के पास प्रिविलेजेस थे, विशेष अधिकार थे, उसको इसने समाप्त कर दिया। पहला 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पॉइंट्स आप देख लेना ध्यान से। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना, कि कानून के सामने सब बराबर होंगे। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता और समानता, तो ये समानता का एक सिद्धांत, और संपत्ति पर लोगों का अधिकार होगा, उसको चर्च या कुलीन लोग या जो शासक हैं उस समय, अब चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र, तो जो भी शासक वर्ग है वो किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीन नहीं सकता, क्योंकि संपत्ति पर लोगों के अधिकार को कानूनी जामा पहनाया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व से मुक्ति दिलाई। वहां जो सामंती व्यवस्था थी जिसके तहत किसानों को लंबे समय तक उन लोगों के यहाँ बेगार करना हो या फिर उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना हो, तो उस मुश्किल से उबारने के लिए सामंती फ्यूडल जो सिस्टम है उसको अबोलिश किया, समाप्त किया, और किसान जो भूदास बन के रहते थे उन सामंतों के, उनसे उनको मुक्ति दिलाई। और लास्ट वाला यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा। तो ये नागरिक संहिता 1804 की, नेपोलियन कोड, और उसके माध्यम से ये कुछ बदलाव किए गए। चलो छोटे में आ सकता है ये 1800 कब नेपोलियन कोड कब लागू हुआ, 1804 में, और बड़े में 2 नंबर में आ सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको देख के याद रखने हैं। इसमें और कुछ थोड़ी रह गया। ये नीचे देखते हैं अपन, दोहरी प्रतिक्रिया। प्रारंभिक स्वागत, कई जगह पर फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया गया। नेपोलियन ने राजा बनने से पहले और बाद में भी कई देशों के ऊपर अटैक किया और वहां के जो राजतंत्र थे उनसे उनको मुक्त किया। फिर खुद वहां जाकर राजतंत्र अपने ही परिजनों को राजा के रूप में स्थापित करके राजतंत्र को वापस समाप्त कर दिया। तो पहले तो लोगों ने क्या किया, स्वागत किया, बाद में विरोध किया उन देश के निवासियों में जहां पे फ्रांस की सेनाएं पहुंची थी। बढ़े हुए कर, क्योंकि वहां टैक्स लगा दिया बहुत, सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप का मतलब जैसे विचारों की अभिव्यक्ति पर रोक लगाना, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो चाहे पत्रिकाओं के माध्यम से हो। फ्रांसीसी सेना में जबरन भर्ती करना लोगों को। इन सब कारणों से जो पहले का उत्साह था वो दुश्मनी में बदल गया, ना केवल फ्रांस में बल्कि दूसरे भी देशों में। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
वियना कांग्रेस और पुरानी व्यवस्था की वापसी 1815 में। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपियन शक्तियों ने वियना में मिलकर एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित की। 1815 में एक युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध। इस युद्ध में नेपोलियन पूर्णतः हार जाता है, और जब नेपोलियन हार जाता है तो नेपोलियन की हार के बाद में, क्योंकि नेपोलियन के समय, और स्पेशली बात नेपोलियन की नहीं है, फ्रांसीसी क्रांति है, उसके माध्यम से विश्व के जो दूसरे देश थे जहां राजतंत्र था वो सारे डरने लग गए, क्योंकि उनको ये डर लगा कि अगर ये विचार हमारे देशों में पहुंच के हमारे खिलाफ उपयोग में लेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारा जो शासन वो समाप्त हो जाएगा। तो नेपोलियन की हार के बाद में जो व्यवस्थाएं पहले से चल रही थी फ्रांसीसी क्रांति से पहले की, उन व्यवस्थाओं को वापस लागू करने के लिए एक समझौता हुआ, एक सम्मेलन हुआ, उसी को हम बोलते हैं वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस। और यह कब हुआ? 1815 में। कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, रूस, प्रशा, जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली प्रांत था प्रशा, और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया उस समय बहुत मजबूत स्थिति में था। ऐसे यूरोपियन शक्तियों ने मिलकर पुरानी जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, रूढ़िवादी व्यवस्था मतलब कंजर्वेटिव्स, ऐसे लोग जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते और जो पुरानी जो व्यवस्था है उन्हीं को आगे लगातार जारी रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं कंजर्वेटिव्स, ऐसे लोगों को बोलते हैं रूढ़िवादी। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना। नेपोलियन का जब शासन था तो उसने जो बदलाव किए ना अपने शासन के दौरान, और जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो बदलाव हुए, उन बदलावों को समाप्त करना, यह हो गया एक। फ्रांस में जो पुराना राजवंश था, कौन सा राजवंश था? बूर्बो। इस बूर्बो राजवंश की दोबारा से स्थापना करना। फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए उसकी सीमाओं पर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित करना। जो फ्रांस की सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर दूसरे जो राज्य हैं उनका कंट्रोल इस तरीके से करना कि फ्रांस वापस से ताकतवर नहीं हो पाए। परिणाम, एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना जो निरंकुश थी और आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वापस जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, पुराने राजाओं का राजतंत्र था, वही व्यवस्था वापस फ्रांस में लागू की गई। सेंसरशिप के नियम लागू किए गए ताकि स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार दबाए जा सके। और सेंसरशिप का मतलब है कि लोगों का इकट्ठा होकर अपने विचार अभिव्यक्त करने की जो उनकी प्रक्रिया थी उसको कंट्रोल करने के लिए उन पर सेंसर लगा दिया कि आप इकट्ठा होकर सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। तो ये 1815 की वियना कांग्रेस है। मुख्य बातें एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले ये देखो कि वियना कांग्रेस कब हुई? 1815 में, वाटरलू के युद्ध के बाद में। उससे इंपॉर्टेंट है कि उसका जो नेतृत्व था, उस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और बोलते हैं मेटरनिक। इसके नेतृत्व में 1815 की वियना कांग्रेस हुई। उद्देश्य क्या था? जो क्रांति से पहले के सिद्धांत थे, नेपोलियन से पहले के जो सिद्धांत थे उनको लागू करना, फ्रांस में बूर्बो वंश है उसको स्थापित करना वापस, यानी फ्रांस में जो राजा जो पुराना वंश था ना, तो उस वंश के ही एक व्यक्ति को वापस राजा बना दिया गया। परिणाम क्या निकले इसके, ये हमने देख ही लिया। इस दमन ने उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत होकर गुप्त संगठन बनाने के लिए मजबूर किया। क्योंकि आपने देखा कि लोगों की अभिव्यक्ति, लोगों का इकट्ठा होकर अपने विचार व्यक्त करना, उस पर तो क्या लग गया? सेंसरशिप लग गया, रोक लग गया। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बदलाव चाहते थे, जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे, जो उदारवादी थे, यानी जो लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, अब खुले तौर पर तो वो सामने आ नहीं सकते। सरकार जो है, क्योंकि नियम कानून बना दिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब उन्होंने क्या किया? भूमिगत होकर, यानी सरकार से छिपकर वो आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे और राष्ट्रवादी विचारों को संस्थाओं के माध्यम से, जो भी कहीं गुप्त संगठन बनाए, उनसे वो आगे बढ़ाने लगे। चलो आगे चलते हैं। ये नक्शा दे रखा है, देखो फ्रांस है, इधर फ्रांस की सीमाओं पे ये बेल्जियम है, ये ऑस्ट्रिया है, हालांकि ये रिलेटेड है तो थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर, ये रशियन एम्पायर है। बाद में हम नक्शा एक बार और ऐड करके देख लेंगे। चलो आगे चलते हैं। परिवर्तन की ताकतें, उदारवाद और रूमानियत। जो हमने देखा था ना, उदारवादी ऐसे लोग जो बदलाव चाहते हैं और लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, राजतंत्र को खत्म करके, ऐसे लोग उदारवादी लोग कहलाएंगे। जो संविधान की स्थापना करना चाहते हैं, जो नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, ऐसे लोग उदारवादी कहलाते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है? नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। एक तो आजादी की बात करते हैं और कानून के सामने सब क्या रहे? बराबर। यह सहमति से बनी हुई सरकार, मतलब लोकतंत्र, संविधान और संसदीय प्रतिनिधित्व का पक्षधर थे। आर्थिक क्षेत्र में ये तो राजनीतिक रूप से हो गया कि क्या चाहते थे कि एक तो लोगों को आजादी मिले और दूसरा कानून के समक्ष सब बराबर हो, किसी के पास में विशेष अधिकार ना हो। फिर नीचे आ जाएगा इसमें आर्थिक क्षेत्र में बाजारों की मुक्ति। बाजार की मुक्ति का मतलब है कि भाई सरकार का ज्यादा नियंत्रण ना हो, आयात निर्यात कर ना लगे ज्यादा, और एक देश के अंदर अलग अलग तरह के मेजरमेंट या कानून या वेट है वो ना हो। तो बाजार की मुक्ति और राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने की मांग। फिर है एक जोलवेराइन, 1834 में एक आर्थिक संघ बना था। जर्मनी है, जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली जो प्रांत था वो था प्रशा, और प्रशा के नेतृत्व पे जर्मनी के कुछ प्रांतों को मिलाकर, जो कितने थे, लगभग 39 प्रांत को मिलाकर एक आर्थिक संघ बनाया गया, जिसमें आपस में व्यापार करने में सहूलियत रहे और कोई टैक्स ना लगे। उस संघ को बोला जाता है जोलवेराइन। तो ये एक नंबर में तो ऐसे आ सकता है कि जोलवेराइन संघ क्या है कि एक आर्थिक संघ है। कब बना? 1834 में बना। किसके नेतृत्व में बना? प्रशा के नेतृत्व में, जो कि जर्मनी का एक प्रांत। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी का मतलब है कि एक देश के प्रति भावना होना,
पढ़ते हैं फिर समझेंगे। एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और भावनाओं को अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। रोमांटिनिज्म, रोमानियत ये कहलाता है, जिसमें ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसके माध्यम से लोग आपस में जुड़ते हैं भावनाओं से, विचारों से, और एक देश की भावना का उदय होता है। मुख्य विचार किसने रखा? ये योहान ग्रोटफ्रीड ने। सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। तो आपको यह भी याद रख लेना है और यह बताना है कि भाई रोमानी कल्पना, रोमांटिनिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई लोगों का सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़ना, और आम लोग हैं वो देश की असली आत्मा होते हैं, और अगर उनमें यह भावना रही तो एक राष्ट्रवाद की भावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। कला, काव्य, कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। फिर है क्रांतियों का युग, 1830 और 1848 की लहरें। तो क्रांतिकारी जो आंदोलन चला 1789 की क्रांति के बाद में, उसके बाद में भी फ्रांस में चूंकि राजतंत्र की दोबारा स्थापना हो चुकी थी, तो क्रांतिकारियों ने, उदारवादियों ने 1830 से लेकर 1848 तक नई क्रांतियां जो है उनके माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने का प्रयास किया। पढ़ते हैं। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को मजबूत किया, उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ गए। जुलाई क्रांति, फ्रांस 1830। बूर्बो राजवंश, बूर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया, यानी जो स्थापना 1815 की वियना कांग्रेस के बाद में बूर्बो वंश की दोबारा स्थापना की गई थी, उसके शासन को खत्म कर दिया और लुई फिलिप के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। राजतंत्र तो है लेकिन वो किससे चलता है? संविधान से। किसके नेतृत्व में? लुई फिलिप के। तो पहली क्रांति 1830 की क्रांति, जिसमें बूर्बो वंश को खत्म कर दिया गया और वहां एक नया राजा बना, लेकिन वो राजा कैसा था? संवैधानिक राजतंत्र के माध्यम से शासन चलाने वाला। इस क्रांति ने ब्रुसेल्स में विद्रोह भड़काया, जिससे बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। और 1830 की क्रांति जो फ्रांस में हुई, उसी का प्रभाव आया। पास में एक देश है बेल्जियम, उस समय देश जैसी भावना तो थी नहीं, लेकिन वहां जो उसका शहर था ब्रुसेल्स, उनके ऊपर कंट्रोल था नीदरलैंड का। तो इस क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में ब्रुसेल्स के लोगों ने भी नीदरलैंड के खिलाफ में क्रांति कर दी और नीदरलैंड से अलग हो गया ब्रुसेल्स, और बेल्जियम के रूप में वो अलग से स्थापित हो गया। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 1821 से 1832 में। साथ में एक दूसरा देश आता है यूनान। आप चित्र में अगर देखोगे तो ओटोमन एम्पायर है, उसके पीछे देख के हम एक बार देख ही लेते हैं। देखो इसमें भी नहीं है, ये ओटोमन एम्पायर है, और यहां पे एक देश है यूनान। तो इस यूनान पर किसका कंट्रोल था? यूनान पर कंट्रोल था ओटोमन एम्पायर का। इन्होंने क्या किया? जब ये क्रांतिकारी भावनाओं का विकास हुआ, तब यहां के लोगों ने भी इस भावना से कि हम यूरोप से हमारा जुड़ाव है, हमारी संस्कृति अलग है ओटोमन एम्पायर से, और उनसे अलग होने के लिए क्रांतिकारी भावनाएं या राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास उस देश में भी हुआ। और ये शुरुआत इनके संघर्ष की होती है 1821 से। चलते हैं आगे देख लेंगे। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 1821 से 1832 तक। ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ एक सफल संघर्ष, जिससे पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हुआ। शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। देखो यूनान में जो यूनानी संस्कृति थी उसका यूरोप में पहले बहुत प्रभाव था, और यूनान जो है वो यूरोप के ज्यादा नजदीक था बजाय कि ओटोमन एम्पायर के। तो वहां के लोगों ने, और साथ में उनको सहयोग मिला यूरोप के दूसरे देशों के लोगों से भी, ओटोमन एम्पायर के खिलाफ संघर्ष किया, और लगातार ये संघर्ष चला 10 सालों तक। उसके बाद 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, और उससे यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो यूनान में संघर्ष कब शुरू हुआ? 1821 में, और ये कब तक चला? 1832 तक। यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कौन सी संधि से बना? कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया की संधि से। कब? 1832 में। अच्छा, इसमें एक कथन और है जो आ सकता है। देखो 1830 में जब फ्रांस में क्रांति हुई ना, तो उसी का प्रभाव यूनान तक पहुंच गया, और यूनान ने भी ओटोमन एम्पायर से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। तो इसको लेकर जो उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, उसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उसने ये कथन क्यों कहा? क्योंकि उस समय फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, चाहे पहले नेपोलियन के समय जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसका प्रभाव भी विश्व के या यूरोप के दूसरे देशों तक हुआ, और जो 1830 वाली क्रांति हुई, इसका प्रभाव भी विश्व यूरोप के दूसरे देशों में हुआ। तब उसने ये कथन कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब है 1848 की क्रांति, राष्ट्रों का बसंत और उसकी विफलता। 1848 में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी ने पूरे यूरोप में किसान मजदूर विद्रोहों को जन्म दिया। 1848 में यूरोप में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी फैली हुई थी, जिसके कारण वहां के किसानों ने विद्रोह किया। इसी के समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी हुई। जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनकी भी एक क्रांति हुई। जर्मन इलाकों के राजनीतिक संगठनों ने एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। 1848 में जर्मनी में उदारवादी लोगों ने मिलकर क्या किया कि एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, एक संविधान बनाया।
प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हम फोर्थ को ताज की पेशकश की, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया और निर्वाचित सभा का विरोध करने वाले राजाओं का साथ दिया। अब यहाँ स्थिति यह आती है कि जर्मनी के लोग जो हैं, जो उदारवादी लोग हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पे उदारवादी सिद्धांतों को लागू कर सकें। तो उन्होंने एक संविधान, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली जो है वो बनाई और एक संविधान तैयार किया। लेकिन जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली प्रांत था, जिसका राजा था फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ प्रशा का, तो उसने इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को स्वीकार करने से मना कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो लोकतंत्र के खिलाफ या जो संविधान के खिलाफ थे। विफलता के कारण क्या है इसके? कुलीन वर्ग और सेना का विरोध। जो कुलीन लोग थे, उन्होंने ये जो संसद बनी, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकफर्ट की संसद, फ्रैंकफर्ट की संसद, उसका विरोध किया कुलीन लोगों ने, और सेना ने भी इसका विरोध किया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभुत्व था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। और जो मध्यम वर्ग थे, जिनमें से उद्योगपति वगैरह भी थे, तो उनकी कुछ अपने स्वार्थ थे, जिसकी वजह से मजदूर और कारीगर जो थे उनका विरोध किया गया। तो कुल मिला के वहां एकता नहीं हो पाई, और एकता के अभाव में जो फ्रैंकफर्ट में संसद बनती है 1848 में, वो असफल हो गई। हालांकि आंदोलन विफल रहा, लेकिन इसने राजाओं को यह एहसास दिलाया कि रियायतें देकर ही क्रांति के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। तो जनता ने जो संघर्ष किया, उसका कम से कम एक परिणाम तो यह निकला कि राजाओं को यह महसूस हुआ कि हमें समय समय पर जनता को कुछ रियायतें देनी पड़ेगी। तो इसमें अपने समझने के लिए क्या है, 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद कब होती है? 1848 में। और इसमें क्या रखा गया कि एक तो असेंबली बनाई गई, एक जो संविधान है उसको तैयार किया गया, लेकिन राजाओं के असहयोग के कारण, सेना के असहयोग के कारण यह संसद सफल नहीं हो पाई। चलो आगे बढ़ते हैं। रक्त और लौह, जर्मनी का एकीकरण। अब आपके एक टॉपिक है जिसमें देखो, अभी तक हमने एक तो किसका देखा, फ्रांस में जो हो रहा है उसका देख लिया, एक हमने देखा अभी यूनान में, एक हमारे जर्मनी की लगातार चर्चा चली रही है और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो जर्मनी का और इटली का एकीकरण, दो राज्य हैं, तो अभी हम जर्मनी देखते हैं। यूरोप के दो देश, जर्मनी और इटली, ये अलग अलग प्रांतों में फैले हुए थे, जहां अलग अलग राजाओं का प्रभाव था। जो बड़े दूसरे देश थे, उनके राजाओं का भी वहां तक प्रभाव था, जिसकी वजह से ये इटालियन या जो जर्मन लोग हैं, ये एक नहीं हो पा रहे थे। और इनको एक करने की जो प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। उसी को हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके केवल हम कंसेप्ट समझते हुए और जो बेसिक चीजें हैं उनको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम की व्यू से चीजें समझ में आए और आंसर लिखने में किसी तरह की समस्या ना हो। 1848 के बाद राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। प्रशा का नेतृत्व 1848 में जो जर्मन फ्रैंकफर्ट में जो संसद हुई थी, उसके बाद में जो राजतंत्र, जो लोकतंत्र के समर्थक लोग थे, वो अब ये बात समझने लगे कि भाई अगर देश को एक करना है तो अभी राजतंत्र की प्रक्रिया से आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जो उस समय सबसे शक्तिशाली प्रांत है, और उस प्रांत का नाम है प्रशा। राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल की विफलता के बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया में नेतृत्व किसने संभाला? प्रशा ने। ओटो वन बिस्मार्क प्रक्रिया का जनक। प्रशा की सेना, ओटो वन बिस्मार्क कौन है? प्रशा का चांसलर है, प्रधानमंत्री है, ओटो वन बिस्मार्क। इसको हम बोल सकते हैं चांसलर, चांसलर या प्रधानमंत्री। प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से एकीकरण को अंजाम दिया। उसने सैन्य शक्ति, रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह का मतलब है कि हम जर्मनी को संघर्ष के माध्यम से ही, युद्ध के माध्यम से ही आजाद करवा सकते हैं, एक कर सकते हैं। ये नीति क्या कहलाती है? आयरन एंड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति। और ये नीति को प्रतिपादित करने वाला कौन था? चांसलर प्रशा का, जिसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। एकीकरण के युद्ध 7 वर्ष, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से पे, आपके जर्मनी के कुछ हिस्से पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कुछ हिस्से पर डेनमार्क का अधिकार था, और फ्रांस जो है उसका तो अधिकार था। और अगर आपको जर्मनी को आजाद कराना है तो इन राष्ट्रों को हराना पड़ेगा। तो 3 युद्ध हुए इन तीनों देशों के साथ 7 वर्षों में, और इन युद्धों में जर्मनी ने इन तीनों देशों को हराकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। तो उसमें नाम आएगा ओटो वन बिस्मार्क का। 7 वर्ष तक कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए, तीनों देशों के आप नाम देख लेना। और इसका परिणाम क्या हुआ? जनवरी 1871 में वर्साय में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। वर्साय का महल आप जानते ही है, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, कहाँ है? फ्रांस में, पेरिस में। तो जब फ्रांसीसी सेनाओं को हराया 1871 में, तब फ्रांस के ही महल वर्साय में जर्मन जो सम्राट था प्रशा का, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और उस समय वो कौन था? विलियम प्रथम। तो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया 1871 में जनवरी में। राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया। ठीक है, तो जर्मनी का नेतृत्व एकीकरण किसके नेतृत्व में? प्रशा के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री कौन? ओटो वन बिस्मार्क। कौन सी पॉलिसी? रक्त और लौह की पॉलिसी। और विलियम प्रथम जर्मनी का पहला सम्राट बनता है। ये कुछ इसके फैक्चुअल चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे सम्मान समारोह वो रखा है राजा वर्साय के महल में जब शासक बन रहा है आपका पूरे जर्मनी का। अब आते हैं हम इटली के एकीकरण की तरफ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली।
जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रखता था और कई वंशानुगत राज्यों और हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली है तो इटली जैसे ऐसे जूते की तरह इटली की आकृति है। इसमें उत्तर वाले हिस्से में ऑस्ट्रिया जो है वहां के राज्यों का अधिकार था। नीचे की तरफ आप देखोगे बीच में तो जो पोप है, जिनको पेपल स्टेट बोलते थे, पोप का अधिकार था। पोप जो मुख्य रूप पर यहाँ रहता था रोम में। पोप की सत्ता जो कि यूरोपियन समाज में, ईसाई समाज में सबसे जो सर्वोच्च पद माना जाता है वो पोप का माना जाता है। तो ये स्टेट यहाँ के पेपल स्टेट कहलाते थे और दक्षिणी स्टेट थे वहां पे हैब्सबर्ग साम्राज्य है उसका अधिकार था। चलो इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण को हम देखते हैं। जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रखता था और कई वंशानुगत राज्यों और हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली के अलग अलग प्रांतों पर अलग अलग राजवंशों का शासन था, दूसरे देशों का राजवंश शासन था। अब हम ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इटली को एक करने में अपनी भूमिका निभाई। सबसे पहला नाम आता है जोसेफ मेजिनी का, एक क्रांतिकारी जिसने यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली के एक एकीकृत इतालवी गणराज्य का सपना देखा। मेजिनी कौन था? मेजिनी एक क्रांतिकारी था। इसने एक तो यंग इटली की स्थापना की और इसने एक स्थापना की यंग यूरोप की। ये दो ऐसे संगठन बनाए जिनका उद्देश्य इटली को एक करके इटली के यूनिफिकेशन को, एकीकरण को पूरा करना था। तो एक तो जोसेफ मेजिनी, ये पहले कार्बोनरी संस्था है एक जो गुप्त संगठन उदारवादियों के चलते थे, उसमें एक नाम है कार्बोनरी संस्था, ये उसका सदस्य था। इसके बाद में इसने दो संस्थाएं बनी, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप। तो इसकी एक भूमिका रही। फिर है दूसरा नाम सार्डिनिया पिडमोंट, जो कि इटली का सबसे शक्तिशाली प्रांत था। जैसे जर्मनी का सबसे शक्तिशाली प्रांत था पर्शिया, उसी तरीके से इटली का सबसे शक्तिशाली प्रांत था सार्डिनिया पिडमोंट। उसका ये प्रमुख मंत्री था, प्रधानमंत्री था, चांसलर था, जिसने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रियाई बलों को हराया। ज्यादा डीप में नहीं दे रखा है आपके, केवल इतना सा बता रखा है कि फ्रांस के, ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों देशों का कंट्रोल था इटली के अलग अलग राज्यों पर और इसने बड़ी कूटनीति के साथ में फ्रांस को मिला के ऑस्ट्रिया को हराया। फिर है आपका तीसरा नाम जोसेपे गैरिबाल्डी। ये भी एक क्रांतिकारी था और इसने इटली के जो दक्षिणी राज्य थे वहां अधिकार करके वहां के राजवंशों को उखाड़ फेंका किसानों की मदद से। और जब उन नीचे वाले प्रांतों को, इटली के जो साउथ वाले जो प्रांत थे, उनको जब जीता तो उनको जीतने के बाद में क्या किया? उनको जीतने के बाद में जो इटली में उस समय सार्डिनिया पिडमोंट जो सबसे शक्तिशाली प्रांत था और ये लग रहा था भाई इसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होगा, तो उसके जो राजा थे उनको सुदूर्प कर दिया और कहा कि भाई हमारी जो स्वतंत्र एक एकीकृत इटली है वो स्वतंत्र रहे, आजाद रहे, अमर रहे। किसने कहा? जोसेफ गैरिबाल्डी ने। अपने सशस्त्र स्वयंसेवक जिनको रेड शर्ट बोलते थे, तो एक नंबर में यह भी आ सकता है कि रेड शर्ट की स्थापना किसने की? गैरिबाल्डी ने। तो अपने रेड शर्ट जो उनके स्वयंसेवक थे उनकी मदद से दक्षिणी इटली के प्रांतों को जीता और इटली के होने वाले राजा को समर्पित कर दिया। फिर 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1861 में जो सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा था इमैनुअल सेकंड, उसको एकीकृत यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ। हालांकि यहाँ इटली का वैसे एकीकरण पूरा नहीं होता है क्योंकि इटली में हम देखते हैं कि जो मध्य में जो राज्य है ना वहां है रोम। यहाँ पर ईसाई चर्च का जो मुखिया था, ईसाई धर्म के जो मुखिया थे पोप, वो यहाँ रहते थे और उनका कंट्रोल था। तो उनकी रक्षा के लिए फ्रांस की सेना रहती थी। फ्रांस की सेना रोम में पोप की रक्षा के लिए रखी जाती थी। तो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 1871 में जर्मनी ने फ्रांस को हराया। जब जर्मनी ने फ्रांस को हराया मतलब जब जर्मनी और फ्रांस का युद्ध हो रहा था, तब ऐसी स्थिति में फ्रांस ने युद्ध लड़ने के लिए रोम से अपनी सेना को वापस बुला लिया और इटली के राजा ने वहां सेना भेजकर रोम पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार इटली का एकीकरण वैसे तो पूरा होता है 1870 में, क्योंकि 71 में तो फिर आगे चल के प्रोसेस हो जाती है जर्मनी के एकीकरण की, क्योंकि राजा वहां वर्साई के महल में जाकर राजा पूरे जर्मनी का बनता है। और इटली का एकीकरण 1870 में जब ये युद्ध होता है पर्शिया और फ्रांस का, और फ्रांस अपनी सेनाएं बुला लेता है, तब इटली का एकीकरण भी पूरा हो जाता है। हालांकि जो बची हुई इटली थी उसका एकीकरण पहले 1861 में हो चुका था। तो अपने कंसेप्ट यही है कि 1861 में एकीकृत इटली का जो राजा है वो कौन बना? इमैनुअल सेकंड। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेते हैं हम, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया और सीधा कर लेते हैं। ओके, ठीक है। हालांकि अधिकांश निरक्षर आबादी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थी। इटली के ज्यादा लोग जानते नहीं थे कि ये राष्ट्रवादी भावनाएं क्या है। और कुछ किसानों का मानना था कि ला टालिया, यानी जो ये इटली की बात हो रही है वो सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल की पत्नी है, उनकी बात हो रही है। हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के चाहे लोगों ने कैसे भी भूमिका निभाई हो, आपका इटली है वो यूनिफाइड हो गया, एक हो गया। 1861 में इमैनुअल जो सेकंड है वो इटली के राजा बन गए। और लोग जो है किसान है, उनको ये लगता था इटालिया ला टालिया मतलब इमैनुअल सेकंड की ये पत्नी है, जबकि यह एक देश था इटली।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब देखो, हम चैप्टर में लास्ट में उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पे हम ये देख पाए कि प्रतीक के रूप में सामूहिक पहचान कैसे बनती है। कुछ ऐसे प्रतीक निर्धारित किए जाते हैं जिन प्रतीकों के माध्यम से जनता में यह भावना है कि हम इस देश के निवासी हैं, और जब राष्ट्र राज्य बन रहे थे या राष्ट्र राज्यों की स्थापना के लिए जिन भावनाओं को विकसित करने की आवश्यकता थी, उसमें किसी रूपक की उपस्थिति होना बहुत आवश्यक था। मतलब लोग जुड़े उन प्रतीकों के माध्यम से आपस में और खुद को एक देश का निवासी समझे। जैसे भारत में जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब हम जुड़े हुए थे। भारत माता, हमारा तिरंगा झंडा, जो उस समय जो भी गांधी जी ने और बाद में जो तिरंगा झंडा हमने अपनाया, उसके माध्यम से हम आपस में जुड़ रहे थे। जो आपके राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, तो उस समय राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का इनको दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी ये ऐसे गीत थे जो लोगों को आपस में जोड़ते थे। उसी प्रकार चूंकि अपन यूरोप पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम दो देशों का, एक तो फ्रांस का और एक जर्मनी का, हम प्रतीक के रूप में किनको अपनाया गया, देश को एक महिला की प्रतिमा के रूप में अभिव्यक्त किस प्रकार से किया गया, और लोगों ने उस कलेक्टिव जो आइडेंटिटी है उससे खुद को कैसे जोड़ा, ये हम इसमें आगे देखते हैं। चलो, राष्ट्र को चेहरा देना, मारियान और जर्मेनिया की कल्पना। कलाकारों ने राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में चित्रित करके राष्ट्र का मानवीकरण किया। आमतौर पर एक महिला के रूप में यह राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास था। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। कुल मिला के जो एक महिला के रूप में क्या किया, एक देश को अमूर्त विचार, क्योंकि देश आपको दिखाई नहीं देता है, वो एक अमूर्त विचार है जो दिखाई नहीं दे, मूर्त नहीं है, लेकिन उसको जनता के सामने मूर्त दिखाने के लिए क्या किया जाए, एक नारी की छवि के रूप में राष्ट्र को सामने रखा जाए, जिससे लोग खुद आपस में जुड़ सकें। फ्रांस में वो प्रतिमा किसकी थी? फ्रांस में ये प्रतिमा कहलाती थी मारियान, एक लोकप्रिय ईसाई नाम जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। तो फ्रांस में आप देखोगे कि भाई जैसे एक प्रतिमा है और एक महिला के रूपक के रूप में दिखाया गया कि यह हमारा देश है। वो कौन थी फ्रांस में? मारियान। उसके लिए स्वतंत्रता और गणतंत्र के लिए क्या प्रतीक थे? लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी मारियान के माध्यम से दिखाए गए। एक महिला है मारियान का जो चित्र है, और उसमें देश में लोगों को आपस में जोड़ने के लिए यह चित्र दर्शाया गया, और फ्रांस की जो स्वरूप है उसको मारियान महिला के रूप में अभिव्यक्त किया गया। अब देखते हैं जर्मनी का। जर्मनी में जो राष्ट्र का महिला रूपक बनाया गया वो कहलाया जर्मेनिया। जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। यह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट जो किसका प्रतीक था? जो वीरता का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? हीरोइज्म। थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ओके, तो हम इसमें देख रहे हैं कि जर्मेनिया जो जर्मनी का महिला स्वरूप में अभिव्यक्ति लिए हुए जो चित्र था, उन्होंने अपने सर पर क्या लगा रखा है? बेलूत के जो पेड़ है उनकी पत्तियों को सर पे लपेट रखा है। वो किसका प्रतीक है? वो प्रतीक है वीरता का, हीरोइज्म का, वीरता का। उसके अन्य प्रतीकों में तलवार, मुकाबले की तैयारी, टूटी हुई बेड़ियां। तलवार किसकी तैयारी? मुकाबले की, संघर्ष की तैयारी। एक नंबर में हमारे आ सकता है। बेड़ियां, ऐसी बेड़ियां टूटी हुई, किसका प्रतीक? आजादी का। और उगते सूर्य की किरण किसका प्रतीक? एक नए इरा का, एक नए युग का शुरुआत। ये आपके ब्लूप्रिंट वाले पेपर में भी दे रखा है कि फ्रांस के राष्ट्रवादी विचारों में उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है नए युग का उगता हुआ सूर्य। ठीक है, यानी एक नए युग का उदय हुआ है जिसमें जर्मनी का एकीकरण हुआ है और एक जर्मन राष्ट्र के रूप में, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनकर ऊपर उभरा है। आगे चलते हैं। एक अजीब दास्तान, ब्रिटेन का निर्माण। इसी चैप्टर में एक टॉपिक ये दे रखा है कि राष्ट्रवादी विचारों के तहत किस प्रकार से ब्रिटेन एक स्वतंत्र देश बना। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण किसी अचानक हुई क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि ये एक लंबी चलने वाली प्रोसेस थी। यानी ब्रिटेन में आपस में संघर्ष के माध्यम से राष्ट्रवाद नहीं आया, या ब्रिटेन में हम कहें किसी का कंट्रोल नहीं था। ब्रिटेन में वहीं के लोग शासन कर रहे थे, लेकिन उनमें भी क्या है कि 4 अलग अलग नस्ल के लोग थे, और उनके ऊपर जो अंग्रेजी नस्ल है, अंग्रेजी जो कल्चर है वो प्रभावी हुआ, और इंग्लैंड जो है उसमें आप देखोगे आगे चलकर कि अंग्रेजी प्रभुत्व है उसका उदय हुआ। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य हो गया। ये 18वीं सदी से पहले कोई ब्रितानी राष्ट्र नहीं था। द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश की मुख्य पहचान नरजातीय थी। लोगों की यह पहचान थी कि हम अंग्रेज हैं, हम वेल्स के हैं, हम स्कॉटिश हैं, या हम आयरिश हैं। ये उनकी पहचान हुआ करती थी। अंग्रेजी प्रभुत्व का उदय। जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत और सत्ता में वृद्धि हुई, यानी ये जो 4 वर्ग थे, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, इसमें प्रभु धन दौलत किसके पास थी? धीरे धीरे बढ़ती चली गई अंग्रेजों के पास में। अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया, तो इन्होंने वेल्स, स्कॉट और आयरलैंड पे अपना प्रभाव मजबूत किया। 1688 में आंग्ल संसद ने राजतंत्र से ताकत छीन ली, और 1688 में जाकर क्या हुआ कि जो वहां पर राजतंत्र था ना,
तो संसद ने संघर्ष के दौरान राजतंत्र को तो एक तरीके से समाप्त किया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। राजा का अस्तित्व तो आज भी है, इंग्लैंड में आज भी मोनार्की है, लेकिन कैसी मोनार्की है? संवैधानिक, संविधान से चलने वाली। देश का प्रमुख वहां पे कौन है? आज भी राजा है, लेकिन वो शासन किससे चलता है? देश की संसद से, इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। तो ये इसकी स्थापना कब हुई? 1688 में। 1688 में आंग्ल जो संसद है उसने राजतंत्र से ताकत छीन ली। राजतंत्र समाप्त नहीं हुआ है इंग्लैंड में आज भी, लेकिन वहां राजतंत्र है। कैसा राजतंत्र है? संवैधानिक राजतंत्र, यानी ऐसा राजतंत्र जो संविधान से चलता है। आगे देखते हैं 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। एक कानून बना 1707 में जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके माध्यम जो किसके बीच में हुआ? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और इंग्लैंड का जो स्वरूप है वर्तमान यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उसका गठन हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स में देखना है हमें। स्कॉटिश संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया और 1801 में जाकर देखो आयरलैंड वालों की संस्कृति को तो खत्म करके इंग्लैंड संस्कृति को उन पे थोपने की कोशिश की गई। स्कॉटलैंड को मिला लिया गया, और जब मिला लिया गया ना तो वो क्या कहलाया? आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और फिर नीचे आगे चले तो 1801 में असफल विद्रोह के बाद आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। मतलब 1707 में किसे शामिल किया गया? 1707 में शामिल किया गया स्कॉटलैंड को। कौन से एक्ट से? एक्ट ऑफ यूनियन से। क्या बना? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और 1801 में किसको शामिल कर लिया? किस पर अंग्रेजी संस्कृति को थोप दिया गया? आयरलैंड पर, और यूनाइटेड किंगडम में उसको शामिल कर लिया गया। दो डेट याद रखनी है, एक तो 1707 एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड, एक 1801 आयरलैंड को भी शामिल कर लिया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। यानी कुल मिला के अब स्कॉटिश, आयरिश या वेल्स वाला जो कल्चर था इंग्लैंड में, अब वो नहीं है। अब कुल मिला के जो इंग्लिश कल्चर है वो उन पे थोपा गया और इंग्लैंड की स्थापना हुई, ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। ये कंसेप्ट है, लेकिन हम उनमें अभी नहीं जाएंगे कि इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है। एक खतरनाक मोड़ जब राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में बदल गया। राष्ट्रवाद तो आप देख रहे हो कि क्या है कि अपने देश के प्रति लोगों का नागरिक के तौर पर भावनाओं का उभार होना और आपस में एक देश के नागरिक समझना। लेकिन ये राष्ट्रवाद धीरे चलकर आगे साम्राज्यवाद का स्वरूप ले लेता है। साम्राज्यवाद इसलिए क्योंकि राष्ट्रवाद की जो ये अति भावना आई तो उसमें कई देश ऐसे थे जो राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण अपने देश को यूरोप के दूसरे देशों से विश्व में अपने प्रभाव को लेकर बढ़ाने के लिए जो संघर्ष करते चले गए, उसका परिणाम क्या हुआ कि विश्व के दूसरे देशों पर उन्होंने अधिकार किया, उपनिवेशवाद की संस्कृति को बढ़ावा दिया और फाइनली साम्राज्यवादी स्वरूप इन राष्ट्रों ने अपनाया और विश्व के दूसरे देशों पर अधिकार किया। और इस अधिकार की होड़ में इस राष्ट्रवादी जो अतिवादी कल्पना थी राष्ट्रवाद की, उसका परिणाम यह निकला कि आगे चलकर ये देश आपस में लड़ेंगे और विश्व में दो युद्ध होते हैं। एक प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और एक द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। तो ये किसकी बदौलत थे? ये राष्ट्रवादी भावनाएं जब अपना अति स्वरूप ले लेती है और वो जब साम्राज्यवादी भावनाओं में बदल जाती है तो ये उसका स्वरूप था। पढ़ते हैं 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का यह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अंत तक आते आते राष्ट्रवाद जो है वो राजतंत्र से भी जुड़ गया और वो अति राष्ट्रवाद की तरफ कि जिसमें हमें विश्व के दूसरे देशों से आगे निकलना है, उस भावना की तरफ चला गया। परिवर्तन, राष्ट्रवाद अब सीमित लक्ष्यों वाला एक संकीर्ण सिद्धांत बन गया। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हो गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति क्या हो गए? असहिष्णु हो गए, जो कि आपस में लड़ने के लिए तैयार रहते थे। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का ये हम पढ़ चुके। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हो गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। यानी किसी भी देश के जो नागरिक थे ना उस समय यूरोप में, जो कि अति राष्ट्रवाद के शिकार थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने लोगों की भावनाओं को काम में लेते हुए उन भावनाओं के सहारे अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना, दूसरे देश पर अधिकार करना, दूसरे देश से युद्ध करना, उसकी तरफ वो धीरे धीरे आगे चले गए। प्रमुख यह वह क्षण था जब राष्ट्र का सपना दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने के दुस्वप्न में बदलने लगा। और ये दुस्वप्न तो हमारे जैसे देश ने 200-250 साल तक इसको सहारा कि इंग्लैंड यहाँ आया, भारत पर अधिकार किया और इस अधिकार के द्वारा हम सारे संसाधनों का दोहन किया और भारत की जनता को लंबे टाइम तक एक बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा। तो ये उसी अति राष्ट्रवाद का उदाहरण है। चलो आगे चलते हैं। यूरोप का बारूद का ढेर, बाल्कन में तनाव। 1871 के बाद ये बाल्कन का एक ऐसा एरिया है ओके, हो जाएगा कवर। नीचे और थोड़ी है, कुछ नहीं है ना? ओके। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन का एरिया था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। बहुत सारे अलग अलग तरह की राष्ट्रीयताएं वहां मौजूद थी, अलग अलग नस्ल के लोग रहते थे जिनकी भाषाई आधार पर विविधता थी। किस एरिया में? बाल्कन में। इनको बोला जाता था स्लाव। तनाव के कारण क्या थे? ये किसके कंट्रोल में थे? ये कंट्रोल में थे ओटोमन साम्राज्य के। तो ओटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ। साम्राज्य के कमजोर होने से क्षेत्र में राष्ट्रवादी विचारों को फैलने का मौका मिला। कुल मिला के यहाँ ओटोमन साम्राज्य है उसका अधिकार था, जिसमें बहुत सारे जो वर्तमान में आज आजाद देश हैं यूरोप के कई, वो उस ओटोमन एम्पायर के
हिस्से थे, और बाद में जब ये एम्पायर कमजोर हुआ तो उन देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और वो आपस में संघर्ष करने लगे। तो ये राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत इन अलग अलग प्रांतों ने, जो ओटोमन एम्पायर के अलग अलग प्रांत थे, इसमें इन्होंने क्या किया कि ना केवल वो आजाद होना चाहते थे बल्कि वो आपस में लड़कर अपने देश की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे, जिसके कारण इस एरिया में बहुत तनाव पैदा हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं बाल्कन क्षेत्र में होने वाला तनाव। प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद। विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह जैसे सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस ने स्वतंत्रता की घोषणा की और अधिक से अधिक इलाका हथियाने की उम्मीद में एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे और संघर्ष करने लगे। आपको दिख नहीं रहा होगा इधर। बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा। भाई ये छोटे राज्य तो आपस में लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो बड़ी शक्तियां हैं उस समय बड़ी शक्तियां क्या थी? रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जैसी बड़ी शक्तियों ने क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस स्थिति का फायदा उठाया। इस तीव्र प्रतिस्पर्धा ने इस क्षेत्र को कई युद्धों का स्थल बना दिया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी इस ओटोमन एम्पायर के पास में बहुत अलग अलग पहचान रखने वाले समूह थे, जो आज तो वर्तमान में अलग अलग देशों के रूप में स्थापित हो चुके हैं, लेकिन उस दौर में ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में ये थे। तो जब ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा, तब ये आपस में संघर्ष के माध्यम से अपना अलग देश स्थापित करना चाह रहे थे और ज्यादा से ज्यादा उस एरिया को एक दूसरे से छीनना चाहते थे। तो वो एक तो वो संघर्ष स्टार्ट हो गया। दूसरा संघर्ष क्या स्टार्ट हुआ? दूसरा स्टार्ट होता है आपका, इस एरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़ी शक्तियां भी आ जाती है यूरोप की। और वो बड़ी शक्तियां कौन सी थी? रूस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। इन लोगों ने भी बीच में वहां आकर आपकी पंचायती स्टार्ट कर दी। पंचायती स्टार्ट करेंगे तो सीधी सी बात है कि पहले ही लड़ रहे हैं, आप ऊपर से जाके और लट बजाओगे तो सीधी सी बात है कि तनाव ज्यादा बढ़ेगा। तो ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, आई थिंक पूरा हो चुका। लास्ट में और है, इसको और देख लेते हैं अपन। विचार की विरासत यूरोपीय सपने से वैश्विक वास्तविकता की तरफ। कंक्लूड करते हैं इसको। राष्ट्रवाद का विचार जो एक कलाकार के यूटोपियन सपने के रूप में शुरू हुआ, 1914 तक यूरोप को एक महाविपदा की ओर ले गया, जिसको अपन महाविपदा कौन सी थी? वो महाविपदा थी आपका प्रथम विश्व युद्ध 1914 में होता है। विनाशकारी शक्तियां। ओके, विनाशकारी शक्ति साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। राष्ट्रवादी विचारधारा होना गलत नहीं है। हर देश अपने देश के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है, लेकिन जब ये इस संघर्ष में तब्दील हो जाता है राष्ट्रवाद की, जिसमें उसको अपने देश का विकास वहां की सरकार को या जनता को करना है, लेकिन उसमें आप आक्रमण, युद्ध, दूसरों के एरिया को हथियाना, इस रूप में अगर करोगे तो वो अति राष्ट्रवाद कहलाता है और ये फिर साम्राज्यवाद में बदलता है, उपनिवेशवाद में बदलता है। और यही कंसेप्ट आगे चलकर जब विश्व के देशों को आपस में लड़ाता है तो विश्व का पहला विश्व युद्ध जो है, जिसमें अधिकांश देश शामिल हुए थे, उस विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में। प्रेरणादायक शक्ति। इस बीच दुनिया भर में यूरोपीय साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन विकसित हुए। यह आंदोलन इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया, लेकिन राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, बल्कि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। यानी जो राष्ट्रवाद विकसित होता है वो ऐसा नहीं कि यूरोपियन मॉडल पर है, विश्व के जो दूसरे देश है, वहां की जो संस्कृति है, वहां के जो कुछ लोकल मुद्दे हैं, उसके आधार पर वहां राष्ट्रवाद विकसित होता है। यही राष्ट्रवाद भारत में विकसित हुआ, लेकिन भारत में ये विकसित हुआ साम्राज्यवाद के विरोध के स्वरूप में, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का अधिकार था और उन अंग्रेजों के अधिकार को यहाँ से हटाने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए जो प्रक्रिया चली, वो हमारी राष्ट्रवादी जो आंदोलन था वो उसका स्वरूप था कि हमारे राष्ट्रवाद का जुड़ाव किससे था? उपनिवेशवाद के विरोध से। चलो ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा होता है। मैंने प्रयास किया है आपको विजुअल के थ्रू समझाने का, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। और इसी तरीके से पहले हम हिस्ट्री के पेपर जो हैं आपके चारों, मतलब जो चैप्टर हैं, उनको हम पूरा करेंगे और जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि इसी तरीके से पढ़ाऊँ, और कोशिश मैं खुद भी ये वापस देख के क्लास को महसूस करूंगा कि कहाँ पे मैं आपको और बेटर तरीके से समझा सकता हूँ, जिसका आगे मैं ध्यान रखूंगा। तो ठीक है, आगे मिलते हैं। ये वीडियो आप देखिएगा और इसके थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसकी प्रक्रिया कैसे चली। एक इसमें हम छोटा सा काम और कर लेते हैं कि जो हमारे मुख्य चीजें इसमें देखी उसको एक बार हम फैक्ट्स के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका फ्रेडरिक सोरियू। फ्रेडरिक सोरियू जिन्होंने जो चित्र बनाया कब बनाया? 1848 में। और यह चित्र कैसा था? यूटोपियन, यानी कैसा राज्य? यूटोपिया, कल्पना लोक का राज्य, जिसमें किसकी स्थापना हो रही है? राजतंत्र की समाप्ति व लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना। उसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति। राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति किससे होती है? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। क्रांति का आपको पता ही है, 1789। फिर इसके बाद में हम देखते हैं नेपोलियन कोड। नेपोलियन सिविल कोड, या तो नेपोलियन कोड बोल दो या नेपोलियन का सिविल कोड। कब आता है? 1804 में। ठीक है, जिसमें देख लेते हैं
विशेषाधिकारों की समाप्ति होगी, विशेषाधिकारों की समाप्ति, और संपत्ति का अधिकार, समान कर व्यवस्था, यातायात व संचार, पूरा ही जाता है ये, यातायात व संचार की व्यवस्था को सुदृढ़ करना। पीछे रखते हैं हाथ थोड़ा सा। इसके बाद में हम देखते हैं आगे चलकर, एक तो इंग्लैंड का देख लेते हैं। इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय स्वरूप था उसमें 4 प्रांत कौन कौन से थे? इंग्लिश वाला आंग्ल, और वेल्स, वेल्स के बाद में आप देखोगे तो स्कॉट लोग, और आयरिश, आयरिश, ठीक है। स्कॉट 1707 एक्ट ऑफ यूनियन, स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया कब? 1707 को एक्ट ऑफ यूनियन हो गया, और ग्रेट ब्रिटेन है उसकी स्थापना हो गई। और आयरलैंड वाले को कब शामिल कर लेते हैं इससे को अपने उस ग्रेट ब्रिटेन में? 1801 में। दूसरा हमने देखा इसी टाइम यूनान का, किसका अधिकार था इस पे? ये किसके अंतर्गत आता था? ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत। और यहाँ आप देखोगे तो इनका आज़ादी का संघर्ष कभी स्टार्ट हुआ? 1821 में। और कहाँ तक चलता है ये? 1832 तक। 1821 में राष्ट्रपति भवनों का विकास होकर यहाँ मतलब ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष स्टार्ट करते हैं। और 1832 में कुस्तुनतुनिया, जिसको आजकल इस्तांबुल बोलते हैं, क्या नाम है ये याद करने में हमेशा लिखने में प्रॉब्लम रहती है, कुस्तुनतुनिया। छोटा सा ये यूनान का हो गया आपके। इसके बाद में हम देख लेते हैं 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। बोर्बो, इसमें क्या हुआ? बोर्बो वंश समाप्त हुआ। बीच में अपन वियना कांग्रेस को भूल गए। बोर्बो वंश समाप्त। और राजा कौन बना? संवैधानिक राजतंत्र बना। किसके नेतृत्व में? संवैधानिक राजतंत्र। किसके नेतृत्व में? लुई फिलिप, लुई फिलिप। और इसी टाइम आपके मैटरनिक ने कहा था, लुई फिलिप, सही नहीं आ रहा यहाँ पे, ऊपर लिख लेते हैं, अगले वाले पे ले लेते हैं अपन। मैटरनिक ने कहा था, कथन है याद रहेगा हमें, कि जब फ्रांस को जुकाम या जब फ्रांस छींकता है तब यूरोप को जुकाम हो जाता है, तब यूरोप को जुकाम हो जाता है, ठीक है। मैटरनिक ने कहा। मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। और इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरे तरीके से रूढ़िवादी व्यक्ति था। रूढ़िवादी, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव था मतलब पुरानी संस्थाएं हैं उनको ये स्थापित करना चाहता था, बदलाव का विरोधी था, संविधान का विरोधी का था, जो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रिया का क्या था? ये चांसलर था। और इसकी भूमिका क्या थी, जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है? 1815 का जो वियना कांग्रेस हुआ था, वियना कांग्रेस, उसका ये क्या था? अध्यक्ष था। ठीक है, अभी हाथ मेरा बैठा नहीं है तो हैंड राइटिंग ऐसी आएगी, धीरे धीरे ये सुधर जाएगी। चलो आगे देखते हैं हम। वियना कांग्रेस हो गया, एक रह गया फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रांस में एक क्रांति तो 1830 में हुई थी, तो पीछे से पकड़ते हैं। ओके, 1830 लुई फिलिप, आपको ध्यान दे जाएगा, लुई फिलिप। और उसके बाद में जो क्रांति हुई थी वो ये 1848 में। और उस क्रांति में किसकी स्थापना की गई थी? फ्रैंकफर्ट संसद की। और ये समानता की बात करती थी, समानता, संविधान, राजनीतिक सुधारों की बात करती थी, सुधारों की बात करती थी। फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ? जर्मनी। ठीक है, लेकिन ये असफल रही, ये हमें देख लेना है। और उसके अलावा अपने जो बचे हुए हैं वो क्या है? जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी एकीकरण, और इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। किसकी भूमिका, किसके नेतृत्व में? प्रांत का नाम यहाँ रक्षा,
और यहाँ प्रांत का नाम आपके आ जाएगा सार्डिनिया पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट, ये प्रांत का नाम आ गया। फिर दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री एक तरीके से कौन होगा, प्रधानमंत्री यहाँ केबूर जर्मनी में नहीं, कहाँ से मिटाएंगे इसको, यहाँ प्रधानमंत्री आपका वर्षा का चांसलर कौन, ओटो वन बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क। उसके बाद में यहाँ प्रधानमंत्री कौन था, केबूर। राजा कौन यहाँ पे, विलियम प्रथम, विलियम प्रथम। अभी तो हैंड राइटिंग भी सही से नहीं बैठ रही, लेकिन आप इसी से समझो, ये थोड़ा बीच में भी खींच लेते हैं। यहाँ पे आपका विक्टर इमेनुअल फोर्थ, नहीं सेकंड, विक्टर इमेनुअल सेकंड, ओके। अच्छा, ये जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871 में, और ये इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1861 में ये राजा बन गया था। बाद में पूरा होता है, लेकिन आपकी किताब में नहीं है तो वो आपको इशू होना भी नहीं चाहिए। एक चीज और रहेगी इसमें, इटली में, एक तो आपका मेजिनी, मैथसिनी भी बोलते हैं, मेजिनी भी बोलते हैं। मेजिनी ने क्या बनाया, एक तो यंग इटली, इसकी स्थापना की, नीचे चलता नहीं ऐसे, और दूसरा स्थापित की इसने यंग यूरोप, यंग यूरोप, ठीक है। और एक गेरिबाल्डी, गेरिबाल्डी, गेरिबाल्डी ने किसकी स्थापना की थी, रेड शर्ट्स की। इसके जो स्वयंसेवक थे, इसके जो क्रांतिकारी थे, उनको बोलते थे रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती दल वाले, इस हिसाब से, ठीक है। तो एक चीज और रहेगी, वो भी देख लेते हैं अपन, जर्मनी और फ्रांस, जो महिला रूपक के रूप में राष्ट्रीय अभिव्यक्ति जो की गई जर्मनी में, जर्मेनिया, जर्मेनिया, जर्मेनिया बेलूत का जो पेड़ होता था उसकी पत्तियां पहनती थी सर पे, जो किसका प्रतीक थी, वीरता का, ठीक है। और फ्रांस मेरियन, ठीक है। ये महिला रूपक हैं, ये दोनों क्या हैं, महिला रूपक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति। जर्मेनिया, जर्मनी, जैसे भारत में भारत माता, जर्मनी में जर्मेनिया, फ्रांस में मेरियन, ये देश को महिला के रूप में अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। चलो हो गया, इतना ही रखते हैं। आप देखिएगा, और आपको ठीक लगता है तो कमेंट भी कीजिएगा, और कोशिश करता हूँ आगे इसको मैं और बेटर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।